नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे आप देख रहे हैं बहुत सी भर्तियां आने वाली हैं, तो अगर आप मेहनत के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप देख ही रहे हैं कंपटीशन कितना हाई है, इतने लोग बेरोजगार हैं तो फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा जाता है। तो मेहनत के साथ लगे रहिए। ठीक, आप पार्ट में 2 लेके आया हूँ हिंदी का, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। इसका पार्ट 1 हमने देखा था, पार्ट 2 हम देखेंगे इस वीडियो में, हिंदी भाषा मुख्य तथ्य। ठीक, उस वीडियो में हमने देखा था कि संस्कृत कैसे परिवर्तित होकर हिंदी में बदल गई और जो है किन का योगदान रहा, समय क्या था, किस समय में हिंदी का क्या बदलाव हुआ, संस्कृत कैसे बदलकर हिंदी में हुई, उसका समय भी हमने समय के अनुसार देखा था। ठीक, तो इस वीडियो में हम जो है हिंदी काल को देखेंगे और आगे वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी का संविधान में क्या स्थिति है और भारत में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियां, क्योंकि आप देखते हो प्रमुख बोलियों से संबंधित प्रश्न जरूर आता है और जो है संविधान में हिंदी से संबंधित हिंदी में ही पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में हिंदी के बारे में बताया गया है, ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं। तो आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन ये अभी हम चर्चा करेंगे हिंदी काल के बारे में। ठीक, क्योंकि हिंदी जब आ गई संस्कृत से परिवर्तित होकर तो धीरे धीरे विकसित हुई। ठीक, एकाएक विकसित नहीं हुई, धीरे धीरे विकसित हुई। तो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए जो है जो हिंदी के जानकार थे उस समय के, जो हिंदी के विकास में जो है लगे हुए थे निरंतर, पर जो है प्रयत्न कर रहे थे कि हिंदी धीरे धीरे विकसित हो और शुद्धतम रूप को प्राप्त हो, तो वो जो है उसके काल को 3 रूपों में जो है बांट दिए थे वो। ठीक, प्राचीन हिंदी, दूसरा है मध्यकालीन हिंदी और तीसरा है आधुनिक कालीन हिंदी। ठीक, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे ठीक इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। आगे काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, संविधान में हिंदी की स्थिति और प्रमुख बोलियां। ठीक दोस्तों, एक कवि जो है अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा था तो उसने कहा कि तेरे साथ यूं चल रहा हूं तो डर लग रहा है कि कहीं मंजिल ना आ जाए। तो इसमें आप बताइए कमेंट करके कि मंजिल का क्या अर्थ है। ठीक, आगे मैं वीडियो को आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि तेरे साथ यूं चल रहा हूं तो डर लग रहा है कि कहीं मंजिल ना आ जाए। तो मंजिल इसमें कवि क्या कहना चाहता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, अभी मैं आपको इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। ठीक, तो जो हिंदी का काल है, काल विभाजन, वो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी। प्राचीन कालीन हिंदी में जो है वो कौन सी हिंदी थी, अपभ्रंश और अवहट्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद जो भाषा बोले जाने लगी थी वो कौन सी थी, प्राचीन हिंदी ही थी। लेकिन उस समय जो है हिंदी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। ठीक, और उसी को जो है हम प्राचीन हिंदी को हम जो है हिंदी भाषा का शिशुकाल भी कहते हैं। और हिंदी की व्युत्पत्ति मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, लास्ट में। बहुत से लोग जो है वीडियो छोड़कर आधा ही देखते हैं, चले जाते हैं, तो उनको जानकारी अधूरी रह जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो जो ईरान के लोग थे वो सिंधु के लोगों को क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। ठीक, तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो पिछली वीडियो आप आई बटन से और या डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो सिंधु के लोग जो है हिंदू कहलाते थे, किसके द्वारा, ईरान के लोगों के द्वारा। ठीक, तो हिंदू जो है ये आपका सा से हा में परिवर्तन, देखिए सा से हा में, और धा का दा में परिवर्तन हो गया, किसके, पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तन हुआ। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हिंदू में जो है आपको ये जो मात्रा लगा हुआ है छोटा का, इसको हटाकर इनको हिंद कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, हिंद। और हिंद में जब फारसी भाषा का संबंध कारक प्रत्यय ई लगा तो क्या बन गया, हिंदी। ये मैंने आपको डिटेल बताया था। तो सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंद, और हिंद में जब संबंध कारक प्रत्यय ई लग गया तो आपका क्या बन गया, हिंदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो संबंध कारक प्रत्यय ही लगा हुआ है, और किस भाषा का है, फारसी भाषा का। ठीक, इसके बाद आपका जब धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ तो आपका मध्यकालीन हिंदी आता है। उसमें जो है 3 भाषाएं जो है निकल कर सामने आई, 3 बोलियां निकल कर सामने आई। 3 कौन सी, क्या निकल कर आई, बोलियां, ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली। ये जो है तीनों
जो है जब प्राचीन कालीन हिंदी में धीरे धीरे निकलने लगी, तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है आपका क्या, मध्यकालीन हिंदी। तो ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली। तो ब्रज भाषा जो है ये किसने, जो कृष्ण भक्त थे उस समय, क्या, जो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्त कवियों ने जो है साहित्य को अपनाया किस भाषा में, ब्रज भाषा में। तो उनका जो साहित्य लिखने का भाषा था, लिखने की भाषा जो थी साहित्य की, वो ब्रज भाषा थी। ठीक, कृष्ण भक्त। इसमें आपको पता होगा कि सूरदास जो है ब्रज भाषा के प्रमुख जो है थे, उन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। क्या, उन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। और सूरदास ने जो है कौन सी साहित्य रचना की थी, सूर सागर की। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरदास ने सूर सागर की साहित्य रचना की थी, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया। ठीक, और इन्हें सूरदास को जो है अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्रज भाषा में जो आपके नंददास हैं, रसखान है, मीराबाई है, केशव है, मतीराम है, बिहारी है, ये सब जो है ब्रज भाषा में उस समय बहुत प्रचलित थे, ब्रज भाषा के कवियों में। तो जो है अगर पूछ लिया जाता है कि 4 आसन दे सकता है, उसमें पूछा था कि इनमें से कौन जो है ब्रज भाषा के कवि नहीं है। तो अगर ये आप सबको याद रहेगा इन सब का नाम, तो इसके अलावा जो अन्य कवि रहेगा उसको आप टिक कर सकते हैं। तो कौन कौन से थे, नंददास हैं, रसखान, मीराबाई, केशव, मतीराम, बिहारी, ये सब जो है ब्रज भाषा में अपनी जो है रचना करते थे। और बंगाल में उसी समय बंगाल में जो है ब्रज भाषा को क्या कहा जाता था, ब्रजबुली कहा जाता था। ठीक, ब्रजबुली, इसको भी याद, बंगाल में उस समय ब्रज भाषा को ब्रजबुली कहा जाता था। उसी समय एक अन्य जो बोली थी, अन्य जो उपभाषा थी, अवधी उत्पन्न हुई। और इसका जो ये जो भाषा थी, ये सूफी या प्रेम मार्गी कवियों के द्वारा जो है अपनाई गई थी। किसके द्वारा, सूफी या प्रेम मार्गी कवियों के द्वारा। इनमें अवधि में जो है आपके तुलसीदास जो है सबसे प्रमुख थे। तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस की रचना की थी, आपको पता होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध भी है रामचरितमानस। ठीक, उसमें उन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया था अवधी भाषा में। ठीक, और अवधी में आप देख सकते हैं कुतबन, जिन्होंने मृगावती की रचना की थी। किसकी, मृगावती की। कुतबन एक जो है उस समय के प्रसिद्ध कवि थे। तो कुतबन, कासिम शाह भी थे, जायसी भी थे, अली शाह, मंझन, तुलसीदास और नूर मोहम्मद, और ये सब जो है उस समय के प्रसिद्ध कवि थे। और इन सब की भाषा क्या थी, अवधी भाषा। तो जो है कुतबन ने क्या लिखा, मृगावती। कासिम शाह ने लिखा हंस जवाहिर। क्या लिखा था, इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिए, यही सब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक, कुतबन जो है लिखे थे मृगावती, कासिम शाह ने लिखा था हंस जवाहिर, और मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अवधी ठेठ भाषा में लिखी गई प्रथम रचना पद्मावत, ठीक, किसकी रचना है, जायसी की। इसके बाद आपका आता है अली शाह प्रेम चिंगारी, जो उन्हें लिखा था किस भाषा में, अवधी भाषा में। अली शाह प्रेम चिंगारी। मंझन ने लिखा था मधुमालती। क्या लिखा था, मंझन ने मधुमालती लिखा था। और इसके बाद तुलसीदास जो है वो लिखे थे रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा की एक विशेष रचना है। ठीक, इसके बाद नूर मोहम्मद ने क्या लिखा था, इंद्रावती। तो ये सब रचनाओं को आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। और जायसी ने जो है अवधी भाषा का ठेठ ग्रामीण रूप प्रस्तुत किया था, और उनकी रचना क्या थी, पद्मावत। और गोस्वामी तुलसीदास ने जो है अवधी का तत्सम मुखी रूप जो है, अवधी भाषा का तत्सम मुखी रूप जो है अपनी रचना में प्रयोग किया था। बंगाल में जो है अवधी को गोहारी या गोयारी कहा था। क्या, बंगाल में गोहारी या गोयारी कहा जाता था। और जो है ब्रज भाषा को बंगाल में क्या कहा जाता था, ब्रजबुली कहा जाता था। ठीक, इसके बाद तीसरी जो उस समय उपभाषा थी या तीसरी बोली थी, खड़ी बोली। ठीक, इसमें जो है कबीर दास, नानक, दादू, मलूकदास, रज्जब आदि जो प्रमुख रचनाकार थे उस समय के, वो जो है खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, खड़ी बोली का। इसमें देखिए कि खड़ी बोली में कविगंध भी एक जो है थे, बहुत प्रसिद्ध थे। और इन्होंने किसकी रचना की थी, चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक, तो अगर पूछ लिया जाता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किस
जो है उपभाषा में लिखी गई है, तो आप बता सकते हैं क्या, खड़ी बोली में लिखी है। इसी प्रकार यहाँ भी पूछ सकता है कि मृगावती तो अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक, और इसमें मधुमालती भी है, ये अवधी भाषा में लिखी, तो इन सबको आप याद करते रहिए, ठीक। कवि गंग ने किसकी रचना, चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक। रहीम ने मदनाष्टक की रचना की, किसकी, मदनाष्टक की, खड़ी बोली में। इसके बाद जटमल है गोरा बादल की कथा, ये सब जो है खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। और इन्होंने जो है ये सब रचनाएं कब हुई थी, मध्यकालीन हिंदी में हुई थी। कब हुई थी, मध्यकालीन हिंदी में। जटमल ने किसकी रचना की, गोरा बादल की कथा। आलम ने सुदामा चरित, सुदामा चरित किसने किया था, आलम ने, ठीक। संत प्राणनाथ कुलजम स्वरूप, संत प्राणनाथ ने किसकी रचना की, कुलजम स्वरूप, ये सब किसमें लिखी गई है, खड़ी बोली में लिखी गई है, ठीक। इसके बाद धीरे धीरे और हिंदी का विकास हुआ तो आधुनिक कालीन हिंदी आ गया, ठीक। आधुनिक कालीन हिंदी में जो है ये दिन प्रतिदिन, आधुनिक कालीन हिंदी में जो ब्रज भाषा थी और जो अवधि थी, अवधि उपभाषा थी, ये जो ब्रज भाषा और अवधि भाषा थी, ये धीरे धीरे लोगों से दूर हो गई। तब जो है आधुनिक कालीन हिंदी आई, ठीक। केवल जो है पद्य साहित्य में जो है आपका उस समय आधुनिक कालीन हिंदी में पद्य साहित्य में ही ब्रज भाषा का प्रयोग उस समय चल रहा था, अवधि पूर्णतः खत्म हो गई थी। और आधुनिक कालीन हिंदी में ब्रज भाषा का प्रयोग जो है गद्य में नहीं चल रहा था, केवल पद्य में, यानी कि पद्य साहित्य में उसका प्रयोग चल रहा था, ठीक। 20वीं सदी में गद्य और पद्य दोनों ही खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। 20वीं सदी में किसकी, 20वीं सदी में गद्य और पद्य दोनों ही खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, ठीक। और पद्य में भी आपका ब्रजभाषा खत्म हो गया धीरे धीरे, ठीक। इसके बाद अब हम देखते हैं खड़ी बोली, क्योंकि हमने 3 चीजें देख ली। क्या देख ली, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक कालीन हिंदी। तो हिंदी का विकास इन कालों में हो गया। तो इसके बाद अब आपका आता है खड़ी बोली, मुख्य है। तो इसको जो है खड़ी बोली, क्योंकि आज इसके बाद जो है आधुनिक कालीन हिंदी के बाद जो है खड़ी बोली ही ज्यादा प्रयोग में होने लगी। अन्य भाषाएं धीरे धीरे ये सब ब्रज भाषा और ये सब विलुप्त होने लगी, बहुत कम जगहों पर ही प्रयोग की जाती थी। तो खड़ी बोली बची। तो खड़ी बोली में आपका खड़ी बोली को युग में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि उस समय जो कवि और रचनाकार हुआ करते थे, जो हिंदी के विकास में लगे हुए थे, निरंतर लगे हुए थे, तो वो क्या कर रहे थे, उसको जो है उनके अनुसार जो है इनको काल में विभक्त कर दिया गया। तो ठीक, तो पहला काल आपका खड़ी बोली में आपका भारतेंदु पूर्व युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध उस समय रचनाकार थे, जो कि बहुत ही योगदान दिए हैं हिंदी के विकास में। तो उन्हीं के नाम पर जो है युग को बनाया गया, खड़ी बोली के विकास को। ठीक, तो पहला आपका भारतेंदु पूर्व युग, इसके बाद भारतेंदु युग है, फिर आपका है द्विवेदी युग, इसके बाद आपका छायावाद युग, इसके बाद प्रयोगवाद युग। ये सब जो है खड़ी बोली के विकास का क्रम दर्शाते हैं। ठीक, तो भारतेंदु पूर्व युग में जो है आपके सदा सुखलाल थे, इंसान अल्लाह खां थे, लल्लू लाल सदल मिश्र। ठीक, तो सदा सुखलाल ने किसकी रचना की थी? सुख सागर की। किसकी रचना? सुख सागर की। याद करते रहिए, लिखते रहिए। सदा सुखलाल ने किसकी रचना की? सुख सागर की। ठीक, इंसा अल्लाह खां ने किसकी रचना की थी? रानी केतकी की कहानी। किसकी? इंसा अल्लाह खां ने किस रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी? खड़ी बोली में लिखी। किस बोली में? खड़ी बोली में। तो सदा सुखलाल ने सुख सागर लिखा था, इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल ने लिखा था क्या? प्रेम सागर। क्या लिखा था? प्रेम सागर। और सदल मिश्र ने क्या लिखा था? नासिकेतोपाख्यान। वेरी इंपॉर्टेंट है, नासिकेतोपाख्यान। किसने लिखा? सदल मिश्र ने। किस भाषा में? किस बोली में? खड़ी बोली में, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा की खड़ी बोली में लिखा। ठीक, इसके बाद उसी समय भारतेंदु पूर्व युग में ही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो है हिंदी का गंवारूपन दूर किया, और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी का जो है समर्थन किया। संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया। ठीक, किसने? जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने। और उसी समय थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि हिंदी का गंवारूपन दूर करे थे। यानी कि मिला जुला के ये लोग जो है हिंदी को धीरे धीरे विकास की तरफ ले जा रहे थे और उसका विकसित रूप जो है देखना चाहते थे। ठीक, तो खड़ी बोली। इसके बाद आपका आता है भारतेंदु पूर्व युग के बाद आता है आपका भारतेंदु युग आता है, जो कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इनका जो है
समय था। इसमें भारतेंदु जी ने जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ कवियों का एक गठन किया और उन सबसे जो है खड़ी बोली में जो है रचना करने के लिए प्रेरणा दी उन लोगों को, और उन्हें जो है भारतेंदु, उन्हीं कवियों के मंडल को जो है भारतेंदु मंडल कहा जाता है। ठीक, भारतेंदु मंडल। और भारतेंदु जी ने जो है बहुत सी रचनाएं खड़ी बोली में की। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो उन्होंने बहुत योगदान दिया और धीरे धीरे हिंदी भाषा जो है विकसित होती गई। इसके बाद आपका आता है द्विवेदी युग, जो कि हिंदी भाषा के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ विकास में। और ये जो है आपका 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक था। क्या द्विवेदी युग पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का काल क्या है, द्विवेदी युग का समय क्या है, तो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। और भारतेंदु युग का 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक, तो द्विवेदी युग में जो है आपके ये सरस्वती पत्रिका एक उस समय चल रही थी, उसका जो है प्रकाशित करने का जो श्रेय आगे उनको संभालने का, यानी प्रकाशित करने का जो काम किसको मिला, महावीर प्रसाद द्विवेदी को मिला। ठीक, तो उन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी को बहुत विकसित किया, उसके विकास में बहुत बढ़ावा दिया, लोगों तक जो है हिंदी को पहुंचाया और काफ़ी जो है धीरे धीरे हिंदी विकसित हो गई। उस समय पद्म सिंह थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, श्याम सुंदर दास और पूर्ण सिंह, ये सब जो है द्विवेदी युग के बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार थे और इन लोगों ने हिंदी को काफ़ी बढ़ावा दिया। ठीक, इसके बाद आपका छायावाद युग आता है। छायावाद युग जो है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद युग, इसमें कौन कौन से थे, जयशंकर प्रसाद थे और पंत थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा थे। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत, पंत का पूरा नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, ये सब किस समय के थे, छायावाद युग के जो है प्रमुख रचनाकार और कवि थे। इन लोगों ने भी काफी बढ़ावा दिया हिंदी को और लोगों तक पहुंचाया। ठीक, इसके बाद आपका प्रयोगवाद युग आ जाता है 1936 से 1946 ईस्वी तक। ठीक, प्रयोगवाद युग 1936 से 1946 ईस्वी तक। तो इस तरह हिंदी का विकास होता गया और जो रचनाएं मैंने बताई उन सबको आप नोट करके याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब में से परीक्षाओं में आएगा। ठीक, इससे बाहर कहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसके पहले मैंने आपको जो बताया था, कभी बोल रहा था कि तेरे साथ यूं चल रहा हूं तो यूं डर लग रहा है कि कहीं मंजिल ना आ जाए। तो कई लोगों ने जो है बताया कि उसकी पत्नी का नाम था, ये अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा था, तो वो बोला कि तेरे साथ यूं चल रहा हूं तो डर लग रहा है कहीं मंजिल ना आ जाए। तो वो डर रहा था कहीं मेरी पत्नी ना आ जाए, है ना। तो इस तरह से लोग जो है अर्थ निकालते हैं। ठीक, तो एक इस तरह से भी अर्थ हो सकता है कि वो मतलब उसके साथ चल रहा था तो उसको अच्छा लग रहा था, तो वो डर रहा था कि कहीं, मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हैं किसी के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है, अचानक आपका मंजिल जहां आपको जाना है वहां पहुंच गए तो दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए कभी चाहता है कि उसकी मंजिल जो है बहुत दूरी से दूरी पर हो ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा समय वो उसके साथ बिता सके। ठीक, ये दो प्रकार से अर्थ निकल सकता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं जो उस समय की थी, कुछ जो है जो हिंदी के विकास में पूर्णतः लगी हुई थी, लोगों तक पहुंचाने में, लोगों को हिंदी सिखाने में कि और हिंदी का विकास करने में कुछ संस्थाएं भी उस समय बहुत लगी हुई थी। ये धार्मिक भी थी और हिंदी के विकास में भी बहुत योगदान इन्होंने किया था। ठीक, तो उसमें पहला आपका ब्रह्म समाज का नाम आपने सुना होगा। ब्रह्म समाज, इसका मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा इससे। ठीक, तो ब्रह्म समाज का मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में। और इसका जो स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। तो ब्रह्म समाज का मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में। कब स्थापना कब है, 1828 में, और राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके बाद आपका आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ये जो है इसका मुख्यालय आपका बम्बई में है और ये 1867 ईस्वी में, यानी कि 1867 ईस्वी में
आपका आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आत्मारंग पांडुरंग। तो अगर आ जाता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्मारंग पांडुरंग। और पूछ जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 ईस्वी में, और मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में। इसके बाद आता आपका आर्य समाज। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी आपका मुख्यालय इसका भी बम्बई में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती थे। किसके? आर्य समाज के। ठीक। इसके बाद आपका आता है थियोसोफिकल सोसाइटी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मद्रास में है। इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। किसकी? थियोसोफिकल सोसाइटी की। किसकी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1882 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है भाई? मद्रास में है। और इसके जो संस्थापक थे वे थे कौन? कर्नल एच.एस. आलकाट। कौन थे? कर्नल एच.एस. आलकाट और मैडम ब्लावत्स्की। कर्नल एच.एस. आलकाट और मैडम ब्लावत्स्की थे। ठीक। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी में कि इसके 2 लोग थे। ठीक। और सबके सिंगल हैं, तो ये मतलब एक तरीके से जाने रहिए। तो इसके बाद आपका है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मुख्यालय कहाँ है? वाराणसी में, बनारस में। ठीक। सनातन धर्म का मुख्यालय वाराणसी में है, और इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी, और पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा किया गया था। किसकी? सनातन धर्म सभा की स्थापना 1895 ईस्वी में वाराणसी में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा किया गया था। इसके बाद आपका आता है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना जो है विवेकानंद द्वारा बेलूर में, कहाँ? बेलूर में 1897 ईस्वी में किया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है सामाजिक संस्थाएं थी हिंदी के विकास में, तो इसको मैंने बता दिया, काफी इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है। संविधान में हिंदी के लिए कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं। तो संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद 120 व 210 में दिए गए हैं। ठीक। वह भाषा विषयक एक पृथक भाग जो है, मतलब भाषा के बारे में एक भाग ही, मतलब हिंदी भाषा के बारे में और राजभाषा के बारे में एक पृथक भाग ही बनाया गया है संविधान में। ठीक। जिसका नाम भाग 17 है। ठीक। और उसका नाम क्या है? राजभाषा। भाग 17 जिसका नाम क्या है? राजभाषा। और उसमें अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक जो है हिंदी भाषा के बारे में उसमें निर्देश दिए गए हैं। किसमें? 8वीं अनुसूची में। अगर अनुसूची की बात करता है तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा के बारे में बात किया गया है, और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाग 17 में, और ये राजभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक। और संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद 120 व 210 में जो है दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 120 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 120 में जो है बताया गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जो है अनुच्छेद 120 में बताया गया है। संसद में जो हमारे देश का संसद है उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, जब संसद चलेगा तो उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, तो इसके बारे में अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि जो है, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो बहुत दिन तक वो भारत में राज करते रहे, तो जिसके कारण अंग्रेजी जो है भारत में काफी प्रचलित हो चुकी थी। ठीक। तो जो है बहुत से लोग अंग्रेजी ही जानते थे, तो संसद में जो है ये संविधान में लिखा गया कि जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है 15 वर्षों तक अंग्रेजी जो है संसद में प्रयोग की जाएगी, लेकिन इसके बाद जो है परिवर्तन किया जा सकेगा। तो परिवर्तन कौन कौन करेंगे? राष्ट्रपति और जो है संसद मिलकर जो है परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक। और अनुच्छेद 210 में क्या कहा गया है? राज्य विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली राजभाषा, ये संसद में प्रयोग की जाने वाली राजभाषा किस अनुच्छेद में है? 120 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 120 में। और अनुच्छेद 210 में क्या है? राज्य विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। इसमें भी वही नियम है, 15 वर्ष तक अंग्रेजी, और इसके बाद जो है संसद और राष्ट्रपति मिलकर जो है परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद 343 इसके बाद आता है, किसमें? भाग 17 में। अब भाग 17 यहाँ पे चालू हो जाता है। ठीक। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 में, जिसमें जो है संघ की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी।
और उसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी। तो हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जो है संघ की भाषा होगी हिंदी होगी, और उसकी लिपि जो है देवनागरी लिपि होगी। इसके बाद अनुच्छेद 344 आता है। इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग जो है निर्धारित किया गया है। राजभाषा के संबंध में आयोग जो है निर्धारित किया गया है कि मतलब जो है 5 वर्ष बाद जो है राष्ट्रपति जो है परिवर्तन कर सकता है, और 10 वर्ष बाद संसद की समिति जो है इसे मिलकर परिवर्तित कर सकती है। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 345 में जो है राज्य की राजभाषा और उसकी भाषाओं के बारे में बताया गया है कि जो है भारत में बहुत जो जितने भी राज्य हैं सबकी राजभाषा अलग अलग थी उस समय। तो उस समय जो है अनुच्छेद 345 में जो है राज्य की राजभाषा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद में 345 में। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 346 में एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा, मतलब एक राज्य जब दूसरे राज्य से कोई बात करेगा, अपने मतलब किसी चीज की सहायता मांगेगा या मतलब कोई भी वार्ता करेगा तो किस भाषा में करेगा, ये अनुच्छेद 346 में दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 347 क्या है? अनुच्छेद 347 में क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में। ठीक, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा, मतलब किस राज्य की जनसंख्या, अगर किसी राज्य की जनसंख्या में जनसंख्या अलग अलग जो है भाषाएं बोलती है तो उसके बारे में यहाँ जो है 347 में, अनुच्छेद 347 में दिया गया है। और अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी? अनुच्छेद 348 में संसद व राज्य विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में, तो अनुच्छेद 348 में। ठीक, अनुच्छेद 348 में क्या दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और संसद व राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। यानी इसमें भी वही था कि 15 वर्ष तक जो है अंग्रेजी, और इसके बाद जो है परिवर्तन हो सकता है हिंदी। ठीक, इसके बाद हिंदी में परिवर्तन किया जा सकता है। कब होगा? लेकिन जब राष्ट्रपति चाहेगा और जो है राष्ट्रपति चाहेगा और संसद द्वारा मिलकर होगा। ठीक, अनुच्छेद 349 में क्या दिया गया? भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया। तो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का मतलब जो है कि अगर भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक लाया जाता है तो वो जो है पहले राष्ट्रपति के बिना पूर्व मंजूरी के नहीं लाया जाएगा। ठीक, और राष्ट्रपति भी संसद के सदस्यों द्वारा जो है वो वार्ता करके ही इसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। ये सब किसमें है? अनुच्छेद 349 में बताया गया। ठीक, अनुच्छेद 350 में मातृभाषा में शिक्षा, मैंने जो नीचे लिखा हुआ था अनुच्छेद 350 में जो है वो अल्पसंख्यकों की जो है शिक्षा के लिए व्यवस्था, और जो है एक अधिकारी जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई है। इसका निर्देश दिया है किसमें? अनुच्छेद 350 में। और 351 अनुच्छेद 351 में जो है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है निर्देश दिया गया है। ठीक, 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। इसके बाद 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का जो है उल्लेख है। ठीक, कितना है 8वीं अनुसूची में? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी मान्यता प्राप्त जो है भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, आरंभ में ये भाषाएं कितनी थी? आरंभ में ये भाषाएं केवल 14 थी, लेकिन जब धीरे धीरे जो है संविधान संशोधन हुआ तो उसमें जो है अन्य भाषाओं को जोड़ा जाने लगा। तो आरंभ में भाषाओं की संख्या 14 थी, जो थे असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कंकड़, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 14 जो भाषाएं थी ये पहले सम्मिलित थी। ठीक, 8वीं अनुसूची में। इसके बाद जो है 21वां संविधान संशोधन जब हुआ 1967 ईस्वी में, 21वां संविधान संशोधन
कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। तो इसमें जो है सिंधी भाषा को भी जो है जोड़ा गया। इस प्रकार 15 प्रादेशिक भाषाएं सम्मिलित हो गई 8वीं अनुसूची में। इसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन जब 1992 ईस्वी में हुआ, तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है भाषा को जोड़ दिया गया। ठीक, इसके बाद 92वां संविधान संशोधन जब हुआ 2003 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जो है वो जो है जोड़ा गया था। ठीक, तो इस प्रकार जो है अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई थी। ठीक, 8वीं अनुसूची में हमने देखा कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। इसके बाद जो है भारत में जो है कुछ उपभाषाएं भी हैं, जैसे राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। इन सब भाषाओं के अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं। ठीक, तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत जैसे आपका मारवाड़ी बोली है, जिसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। इसके अलावा जयपुरी है, मेवाती है, जिसे उत्तरी जो है राजस्थानी कहा जाता है, मालवी है, जिसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। ये सब बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती हैं। और इसका जो प्रयोग क्षेत्र है वो राजस्थान में सर्वाधिक है, यानी कि राजस्थान में ये बोलियां बोली जाती हैं। तो उपभाषा क्या है? राजस्थानी उपभाषा है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है और मालती है। ठीक, इसके बाद आपका आता है उपभाषा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, कौरवी या खड़ी बोली। ठीक, इसके बाद बांगरू, हरियाणवी और बुंदेली, कन्नौजी। ये सब पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं। और ये सब बोलियां जो हैं, कौन कौन सी बोलियां? कौरवी है, बांगरू, कौरवी, बांगरू या खड़ी बोली, हरियाणवी और बुंदेलखंडी, कन्नौजी, ये सब कहाँ बोली जाती हैं? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाती हैं। यहीं पर इसका प्रयोग क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद आपका आता है तीसरा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका अवधी जो है विलुप्त हो गया था, उसी अवधि का बदला रूप बघेली और छत्तीसगढ़ी है। क्या? बघेली और छत्तीसगढ़ी है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। इसके बाद बिहारी उपभाषा आती है। बिहारी भाषा के अंतर्गत भोजपुरी है, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसके बाद पहाड़ी है। पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली उपभाषा आती है, गढ़वाली बोली आती है। क्या? पहाड़ी उपभाषा के अंदर कुमाऊनी और गढ़वाली बोली आती है। ठीक, और जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक, तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी हिंदी से संबंधित। तो ये 2 वीडियो जो हमने बनाया है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पूरा वीडियो देखिए और नोट्स बनाकर आप जो है पढ़ते रहिए। ठीक, तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।